बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमें गोथम सिटी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें ये चीज बताया गया है कि इस सिटी में रहने वाले जो रिच पर्सन्स हैं, इवन इस सिटी में नहीं इस कंट्री में रहने वाले जो रिच पर्सन्स हैं, वो यहाँ पर रहने वाले पुअर लोगों को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। इवन बस गरीबों से काम ही कराया जाता है और उन्हें निचोड़ लिया जाता है। और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो मीडिया है, वो भी सिर्फ अमीरों पर ही फोकस करती है, गरीबों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और इस कंट्री का सबसे रिच पर्सन है जिसका नाम है थॉमस। और हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है आर्थर, जो कि अपनी मॉम के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। यहाँ पर इनके पास पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती है और आर्थर थोड़ा सा ज्यादा ही इंट्रोवर्ट टाइप का और बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है, जिस वजह से ना ही ये ठीक से काम कर पाता है और ना ही ठीक से पैसे कमा पाता है। इसी चलते एक दिन हम आर्थर को रोड पर देखते हैं, जिसने अपना जोकर जैसा गेटअप करके एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था, जिसमें वो एक जोकर का गेटअप करके अजीब सी हरकतें कर रहा था ताकि लोगों का ध्यान उसके साइन बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि जो आर्थर है, इसे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है और इसका भी ड्रीम है कि ये एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। खैर यहाँ पर जब ये अपना काम कर रहा होता है तभी कुछ शरारती बच्चे उसके पास आते हैं, जो कि उसका साइन बोर्ड छीन करके भागने लगते हैं। हालांकि आर्थर भी उनका काफी पीछा करता है, पर वो बच्चे काफी फुर्तीले थे तो वो बहुत जोरों से दूर भाग जाते हैं। लेकिन उनका पीछा करते करते आर्थर एक गली के पास पहुंचता है। तभी उनमें से एक शरारती बच्चा उसी साइन बोर्ड को आर्थर के मुंह पर दे मारता है। इस वजह से आर्थर भी नीचे गिर गया और इस बात का फायदा उठाकर वो सभी बच्चे उसे लातों से बहुत पीटते हैं, जिसके बाद वो ये बात जा करके अपने बॉस को बताता है और उनसे मेडिकेशन के लिए कुछ पैसे मांगता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं उसका बॉस तो उल्टा उस पर ही चीखने लगता है कि तुम किस तरह से काम कर रहे थे कि तुमने साइन बोर्ड ही तोड़ दिया। इस बात से गुस्सा होकर के वो ना तो उसे पैसे देता है और उसे बुरी भली बातें कहकर वहां से भगा देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आर्थर अपनी सफाई में बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर उससे कुछ बोला ही नहीं चाहता क्योंकि वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था। और आर्थर की इसी कमजोरी का सभी लोग फायदा उठाते हैं। खैर इसके अगले दिन जब वो दोबारा अपने काम पर जाता है, तब उसकी मुलाकात उसके कलीग से होती है। आर्थर सभी पर बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेता है, तो यहाँ पर वो अपने कलीग को अपनी कल पर बीती हुई सारी बातें बताता है, जिस पर उसका कलीग उससे बोलता है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो आर्थर, अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हें कोई भी पीट कर चला जाएगा। ये लो तुम मेरी गन रखो और अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम इसका यूज कर लेना। हालांकि यहाँ पर आर्थर उसकी गन लेने से काफी मना करता है, पर वो कलीग उसके पीछे पड़ जाता है, जिस पर बेचारा आर्थर भी ज्यादा मना नहीं कर पाता और वो उस गन को अपने पास रख लेता है। कुछ देर के बाद जब वो अपने घर वापस जा रहा था, तभी हम उससे बस में देखते हैं। मैंने बताया आपको कि आर्थर को हंसाना बहुत पसंद होता है, तभी वो जब अपने सामने एक बच्चे को देखता है तो उसे हंसाने लगता है। पर इस चीज से उस बच्चे की माँ को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और वो आर्थर को डांट देती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसे अचानक से बहुत ज्यादा हंसी आने लगी, जिससे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये चीज देख करके बस में और वो लेडीज सभी लोग उसे साइको समझने लगते हैं। पर तभी आर्थर उन्हें एक कार्ड देता है, जिसे देख करके हमें समझ में आया कि आर्थर को एक तरह की बीमारी है, जिसमें वो अगर किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हो या फिर उसे बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो या वो बहुत ज्यादा दुखी हो, तो ऐसे में उसे इस तरह का ही दौरा पड़ता है, जिसमें वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और इसी चलते एक दिन वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक साइकेट्रिस्ट को अफोर्ड कर सके, जिस वजह से वो एक फाउंडेशन के थ्रू अपना इलाज करवा रहा है, जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करते थे। और यहाँ पर जब उसकी साइकेट्रिस्ट उसके बारे में जानने के लिए कि उसके दिन कैसे जा रहे हैं, वो उससे उसकी डायरी मांगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर डायरी भी लिखता है और उसकी डायरी में उसकी साइकेट्रिस्ट एक लाइन पढ़ती है, जिसका मतलब ये था कि आर्थर ये कहना चाहता है कि वो कभी भी इस तरह से नहीं मरना चाहता जिस तरह से वो पैदा हुआ है। मतलब वो कह रहा है कि वो गरीबी में नहीं मरना चाहता और वो अपने इस अंडर कॉन्फिडेंट को, शाइनेस को गरीबी का ही रीजन बताता है, क्योंकि इसी वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाता है और कोई भी उसे नहीं समझता, हर कोई उसका यूज करता है, उसे दबाता है।
खैर इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर हम देखते हैं वो हर रोज की तरह एक बार फिर से अपना लेटर बॉक्स चेक कर रहा है, पर हर रोज की तरह उसमें कोई भी लेटर नहीं होता। घर पहुंचकर जब वो अपनी मॉम से मिला तो वो उससे एक ही सवाल करती है जो वो उससे रोज करती है, क्या थॉमस का कोई लेटर आया? पर यहाँ पर ऑर्थर भी वो सेम आंसर देता है जो वो हर रोज देता है कि थॉमस का कोई भी लेटर उनके पास नहीं आया है। दोस्तों थॉमस आपको याद होगा मूवी की स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, इस सिटी का सबसे रिच पर्सन है और यहाँ पर ऑर्थर की मॉम थॉमस को हमेशा लेटर लिखा करती थी ताकि वो उनकी कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर सके। इसी चलते एक दिन ऑर्थर जब अपने घर पर वापस जा रहा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसकी एक छोटी सी बच्ची थी और वो सिंगल मदर थी। ऑर्थर उसे देखते ही उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खास कुछ रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी मॉम एक बार फिर से उससे थॉमस के लेटर के बारे में पूछती है, तो इस बार ऑर्थर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि ऑर्थर कभी भी उनकी हेल्प करने नहीं आएगा। पर यहाँ पर उसकी मॉम को अभी भी होप थी तो वो उससे एक बार फिर से लेटर डालने को कहती है। जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं ऑर्थर चुपके से उसी लड़की को जिससे उसने देखा था वो उसका पीछा करने लगता है और इस चीज को वो लड़की भी नोटिस कर लेती है। जिसके बाद उसी रात को वो ऑर्थर के पास आकर के उससे बोलती है कि आज सुबह तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पर ऑर्थर भी सीधा उससे यही बोल देता है कि तुम मुझे पसंद हो। ये चीज उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि ऑर्थर मन का बहुत साफ है, जिस वजह से वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है और इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई। इसी चलते एक दिन उसे एक नई जॉब मिलती है। इस बार उसे जॉब मिली है बच्चों के हॉस्पिटल में। यहाँ पर वो जोकर बन करके बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए आया है और यहाँ पर जब वो बच्चों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहा होता है और बच्चे भी उसे काफी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उसके पॉकेट से वो गन गिर जाती है और ये देख करके वो झट से तो वापस रख लेता है, पर आसपास के सभी लोगों ने उस गन को देख लिया था। इस वजह से बच्चे भी थोड़ा सा डर जाते हैं और स्टाफ भी उसे तुरंत वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद ऑर्थर जब अपने बॉस को कॉल करता है तो यहाँ पर उसका बॉस उसे बहुत फटकारता है। यहाँ पर ऑर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बस एक टॉय गन है, लेकिन यहाँ पर उसके बॉस को ऑलरेडी पता था कि वो एक रियल गन है क्योंकि जो उसका कलीग था वो अपने आप को इन सब से बचाने के लिए ऑर्थर पर ही इल्जाम डाल देता है कि ऑर्थर ने खुद उससे वो गन खरीदी थी। अब ये बात जब ऑर्थर सुनता है तो वो मन ही मन और भी ज्यादा टूट जाता है। खैर इसके बाद वो फिर से दुखी होकर घर वापस जा रहा होता है कि तभी वो ट्रेन में नोटिस करता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे हैं। हालांकि वो देखते ही तुरंत पहचान लेता है कि ये लोग थॉमस के ही वर्कर हैं, पर वो उन पर खास कुछ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो अपने ही दुख में अलग डूबा हुआ था और वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि एक बार फिर से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी हंसी छूटने लगती है और पास खड़े लोग जो कि एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं उन्हें ये लगता है कि शायद ऑर्थर उन पर हंस रहा है, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर के बगल में आकर बैठ जाते हैं। उसे बार बार उल्टे सीधे वर्ड बोलने लगते हैं, उससे बुली करने लगते हैं, पर स्टिल ऑर्थर इस चीज से और भी ज्यादा परेशान हो गया तो वो और भी ज्यादा हंसने लगता है, जिस पर उन्हें ये लगा कि शायद ऑर्थर उन्हें चिढ़ा रहा है, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और वो उसे इतना मारते हैं कि उसके जगह जगह से खून आने लगता है। और शायद यही लास्ट लिमिट थी ऑर्थर के सब्र की, क्योंकि इसके बाद उससे रहा नहीं जाता और उसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी उसी गन को निकालकर उन्हें शूट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि दो लोगों को वो तुरंत ही मार देता है, पर एक बंदा वहाँ से भागने लगता है, जिस पर ऑर्थर उसका पीछा करता है और कुछ दूर जाकर उसे भी मार देता है। अब जब उसका गुस्सा शांत हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि उसने कत्ल कर दिया है, जिस वजह से वो बहुत डर जाता है और वहाँ से बहुत दूर भागता है। भागते भागते वो एक वॉशरूम के पास पहुंचा और यहाँ पहुंचकर वो खुद को लॉक कर लेता है। पर जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है, जैसे मानो उसे ये कत्ल करके बहुत आराम मिला हो और वो एक सुकून वाली स्माइल दे करके बहुत रिलैक्स फील करता है। ऑर्थर जब घर पहुंचता है तो ये चीज ऑलरेडी न्यूज में टेलीकास्ट हो चुकी थी, जहाँ पर हम थॉमस को देख पाते हैं जो बता रहा होता है कि मेरे जो वर्कर्स हैं उन्हें किसी जोकर ने मारा है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट, मीडिया और थॉमस इस चीज से लेकर बहुत परेशान है, पर दूसरी तरफ जो आम जनता है वो इस चीज को लेकर बहुत खुश है, क्योंकि वो जो तीनों वर्कर्स थे वो थॉमस के नाम का फायदा उठा करके बहुत सारे गरीब लोगों को परेशान करते थे और उनकी इस तरह से जो डेथ हुई है उससे उन लोगों में एक अलग ही खुशी है और वो सभी लोग उस जोकर को अपना हीरो मान रहे हैं। इसके बाद थॉमस एक बार फिर से जाता है अपनी साइकेट्रिस्ट के पास, पर यहाँ पर साइकेट्रिस्ट उसे एक बैड न्यूज सुनाती है कि वो अब आगे थॉमस का इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी
फाउंडेशन को जो फंडिंग आती थी वो अब आनी बंद हो गई है, जिस वजह से अब वो लोगों का फ्री में इलाज नहीं कर पाएंगे और उनका ये जो क्लिनिक वगैरह है ये सब कुछ भी बंद होने जा रहा है। अब तक ऑर्थर इस तरह से टूट चुका है कि अब उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता और वो बस हंसते हंसते वहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ पर ऑर्थर के पास पैसों की बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो वो दिन भर बस कुछ ना कुछ काम ही देखा करता था और तभी उसे उसका ड्रीम जॉब के लिए कॉल आता है, जो कि एक कॉमेडी शो था। यहाँ पर ऑर्थर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से सबको हंसाना ही चाहता था, पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो इतने सारे लोगों को अपने सामने देख करके वो एक बार फिर से हेसिटेट करने लगता है और उसका अंडर कॉन्फिडेंट उसे कुछ भी बोलने से रोक देता है और इस चीज ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया, जिस वजह से वो एक बार फिर से अनकंट्रोल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और इस वजह से उसका पूरा शो खराब हो गया। खैर एक बार फिर से वो किसी तरह से हताश होकर के घर पर वापस आता है और यहाँ पर उसकी मॉम एक बार फिर से उसे वो लेटर पोस्ट करने के लिए बोलती है, पर इस बार थॉमस लेटर को पोस्ट करने से पहले उसे खोल करके पढ़ लेता है, जिसमें उसकी मॉम ने मेंशन किया था हमारा बेटा, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि उन्होंने थॉमस के घर पर 30 साल काम किया है और इसके बदले में वो बस उससे थोड़े से पैसों की मदद मांग रही है। ये चीज जब थॉमस सुनता है तो वो अंदर से टूट जाता है कि वो थॉमस का बेटा है और उसकी मॉम ने आज तक उसे ये बात नहीं बताई। तो वो ये बात जा करके उसकी मॉम को बोलता है, तब जा करके उसकी मॉम रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे किसी तरह से सारी बातें क्लियर करती हैं कि जब वो थॉमस के यहाँ 30 सालों तक काम करती थी तो इनके बीच अफेयर स्टार्ट हो गया, पर ये लोग सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से इन्हें अलग रहना पड़ा। ये बात सुन करके ऑर्थर सीधा थॉमस के घर जाता है और यहाँ पर जब वो थॉमस के बेटे को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर बटलर आ गया जो कि जाने को बोलता है, जिसकी सफाई देते हुए ऑर्थर उससे कहता है कि यहाँ पर वो अपने डैड से मिलने के लिए आया है, जिस पर वो बटलर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मतलब जबरदस्ती ही कुछ भी, तुम्हारे जैसे बहुत सारे आते हैं। अब ऑर्थर से रहा नहीं जाता तो उसे गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो बटलर को पकड़ लेता है, लेकिन बटलर किसी तरह से उससे खुद तो छुड़ाता है और उससे कहता है जिस तरह से तुम्हारी माँ पागल थी तुम भी वैसे ही पागल हो। मतलब दोस्तों बटलर उसकी माँ को जानता था लेकिन फिर भी जानबूझ करके अनजान बन रहा था। अब ऑर्थर कुछ कर भी नहीं सकता था, जिस वजह से वो वापस चला जाता है। पर जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मॉम को किसी तरह का अटैक आया है, तो वो जल्दी जल्दी से उन्हें हॉस्पिटलाइज करने के लिए निकल जाता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स को। ऑर्थर जब बाहर बैठा होता है तो वो उसके पास आकर के उस ट्रेन वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ जानते हो ये क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्थर ये बात सुनकर के उन्हें साफ साफ मना कर देता है और तभी वो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारी मॉम से भी पूछा था, पर उन्हें अटैक क्यों आ गया। दोस्तों यहाँ पर ऑर्थर को समझ में आता है कि उसकी मॉम को अटैक इनके क्वेश्चन के पूछने की वजह से ही आया है, जिसके बाद ऑर्थर अपनी मॉम के पास चला जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो लड़की भी मौजूद है और तभी टीवी में मूरे आ जाता है। दोस्तों मूरे जो है वो एक कॉमेडियन है और ऑर्थर का वो सबसे फेवरेट पर्सन है। पर यहाँ पर हम देखते हैं मूरे जब टीवी पर आता है तो इस बार वो ऑर्थर की ही उस वीडियो क्लिप को रोस्ट कर देता है, जिस वीडियो क्लिप में ऑर्थर कॉमेडियन बनने के लिए गया था पर वो ठीक से कॉमेडी नहीं कर पाता। ऑर्थर जब अपने आप को इस तरह से रोस्ट होता हुआ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ऑर्थर जब घर आता है तो उसे एक न्यूज दिखाई दी जिसमें बताया जा रहा था शहर के सभी लोअर क्लास के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और उनका प्रोटेस्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है क्योंकि वो उन्हें इतना यूज करते हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। और यहाँ पर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जोकर का मास्क पहन करके, क्योंकि वो सभी चुप थे। पर एक जोकर ने आकर के जब थॉमस के लोगों को मारा तो अब उनके अंदर भी आग लग चुकी है। ये चीज जब ऑर्थर देखता है तो उससे बहुत खुशी होती है कि उसके किसी काम को आज लोग इस तरह से सराहना दे रहे हैं। ऑर्थर इतना ज्यादा खुश होता है कि अपने लोगों को देखने के लिए वो उस जगह पर ही पहुंच जाता है, जो कि एक तरह का सिनेमा हॉल था जहां पर चार्ली चैपलिन की लेटेस्ट मूवी लगी हुई थी और सभी अमीर लोग उस मूवी को देखने के लिए आए थे। और बाहर सभी गरीब लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर खाने को भी ठीक से पैसा नहीं मिलता। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद होती है जो कि उन्हें रोकने के लिए उन पर ही हावी हो जाती है। इस वजह से सिचुएशन काफी बिगड़ गई और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ऑर्थर उस सिनेमा हॉल के अंदर घुस जाता है। गेटअप चेंज करके वो किसी तरह से थॉमस के पास पहुंचता है और यहाँ पर वो उसे डैड कहकर पुकारता है। थॉमस उसे देख
देखते ही इस बात के लिए मना कर देता है, जिस पर वो उसे काफी प्यार से समझाता है कि वो उसके डैड हैं। इवन वो अपनी मॉम का नाम भी उससे बताता है, पर थॉमस को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहता है कि न जाने कितने सारे लोग मेरे यहाँ काम करते थे और न जाने कितने लोग मुझे हर रोज अपना डैड बना लेते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ऑर्थर को गुस्सा नहीं आता और वो उसे प्यार से एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है, पर इस बार थॉमस को गुस्सा आ गया था। वो उसे नाक पर पंच करके उसकी बेइज्जती कर वहाँ से चला जाता है। पर इतने में ही उसे एक कॉमेडी शो से भी कॉल आ गया। दोस्तों ये वही कॉमेडी शो है जिसमें उसका आइडियल मूरे होस्ट करता था, और ये सुनकर के ऑथर बहुत ज्यादा खुश होता है। पर तभी उसे बटलर की वो बात ध्यान आती है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारी माँ भी पागल थी और तुम भी पागल हो। मतलब क्या उसकी माँ सच में पागल थी? तो वो थोड़ा बहुत पता करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि हाँ, एक बार उसकी मॉम का एक पागल खाने में इलाज हुआ है। तो वो सीधा उस पागल खाने पहुंच जाता है और उस बंदे से अपने मॉम की नाम की फाइल मांगता है, पर वो बंदा उसे देने से मना कर देता है। जिस पर किसी तरह से वो उस फाइल को चुरा कर छुप कर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था ऑथर के जो डैड हैं वो शराबी हैं और शराब पी करके वो ऑथर की मॉम के साथ अक्सर फिजिकल अब्यूज वगैरह किया करते थे। उन्हें अक्सर मारते थे, पीटते थे और तरह तरह की प्रताड़ना, जिस वजह से उनकी मॉम की ऐसी हालत हुई है। और इसी वजह से एक बार ऑर्थर को भी चोट लग गई थी और उस वजह से उसे एक मेंटल इलनेस हो गई है। दोस्तों मेंटल इलनेस उसे क्या है ये तो आप जानते ही हो। ये बात जब ऑर्थर सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मॉम ने उससे झूठ बोला कि उनका अफेयर थॉमस के साथ था और वो थॉमस का बेटा है। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से से बिल्कुल भर जाता है। पर तभी उसे एक बात और पता चलती है कि जिस लड़की से वो अभी तक इतना प्यार करता था, जो उसके साथ थी, वो तो एक्चुअल में कभी उसके साथ थी ही नहीं, बल्कि ये जो कुछ भी वो कर रहा है वो तो सब उसकी इमेजिनेशन में चल रहा है। ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। अब इस वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्होंने उससे झूठ बोला, इसके बदले वो उन्हें उनकी ही तकिया से मार देता है और फिर घर वापस आकर के उसी शो में जाने की तैयारियां करने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी ही मॉम की उनके यंग एज वाली फोटो पर, जिसके पीछे लिखा हुआ था आई लाइक योर स्माइल, मतलब मुझे तुम्हारे स्माइल बहुत पसंद है, और ये लिखा था थॉमस ने। अब इसे पढ़ने के बाद ऑथर को क्लियर हुआ कि सच में उसकी मॉम सच ही कह रही थी। मतलब वो जो रिपोर्ट है वो झूठी बनाई गई है, जो कि थॉमस ने अपने आप को उसकी मॉम से दूर रखने के लिए और उन पर कोई भी केस ना हो इस बात से बचने के लिए उस फाइल को पैसे देकर बनाया था। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि इस चीज को पढ़ने के बाद भी ऑर्थर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि ऑर्थर ने इतनी सारी चीजें झेल ली हैं कि अब उसे किसी भी चीज का फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। पर तभी एक बार उसकी डोरबेल बजती है और जब वो डोर पर जाकर चेक करता है तो यहाँ पर उसका वही कलीग था। ऑथर भी उसे अंदर ले आता है और अंदर आकर के वो उससे बोलता है कि यार पता नहीं जो ट्रेन पर कत्ल हो रहे हैं और तुम्हारी मॉम का भी कत्ल हो गया है जी, कौन कर रहा है। ऑथर को ऐसा लगा कि शायद एक बार फिर से वो उसे बुली करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और वो उसे वहीं पर मार देता है। खैर यहीं पर वो दो पुलिस ऑफिसर्स भी उसका पीछा करते करते आ गए थे और ऑर्थर उन्हें नोटिस कर लेता है, जिस वजह से वो उनसे बचकर भागने लगता है और वो पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते ऑर्थर एक ट्रेन में पहुंचा और यहाँ पर बहुत सारे वही प्रोटेस्ट करने वाले लोग मौजूद थे, जिस वजह से इतने सारे जोकर्स वहाँ पर हो गए कि उन पुलिस ऑफिसर को उस रियल वाले जोकर को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। और यहाँ से वो सीधा पहुँचता है अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं ऑर्थर पहली बार इतने सारे लोगों के बीच जाने में, टीवी के सामने आने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा है और ना ही उसे कुछ डर लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर का सारा डर अब निकल चुका है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ नजर आता है जब वो उस कॉमेडियन के बगल में बैठता है, जिसमें सबसे पहले वो कॉमेडियन उससे यही क्वेश्चन करता है कि आप इस जोकर की कॉस्ट्यूम में कैसे हैं? आप तो एक कॉमेडियन थे। जिस पर ऑथर ने रिप्लाई देते हुए कहता है कि लोग मुझे इसी ड्रेस से तो जानते हैं और इसी ड्रेस से तो मैंने पूरे शहर को हिला रखा है। उस एंकर को ये चीज समझ नहीं आती तो वो एक बार फिर से उसे क्लियर करने को बोलता है, जिस पर यहाँ पर ऑर्थर उसे क्लियर करता है कि मैं ही हूँ वो जोकर जिसने उन तीनों को मारा था। इसके साथ साथ जो भी कत्ल हुए हैं वो सब मैंने ही किए हैं। ये सुनकर के वहाँ के सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और फिर ऑर्थर उनसे कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले साल कितने गरीब मारे गए थे? अरे छोड़िए, आप मुझे यही बता दीजिए कि इस महीने कितने गरीब मारे
मारे गए। अरे आपको तो ये भी ध्यान नहीं होगा, बड़े बिजी रहते हैं। चलो अच्छा आप मुझे यही बता दो कि कल कितने गरीब मारे गए हैं। जिस पर वो एंकर कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, जिस पर वो ऑथर उनसे कहता है कि आपको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन अमीर मारा जा रहा है, आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंसान मारा गया है, किस इंसान के साथ क्या दिक्कत है, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी अमीर ने छींक भी दिया है तो वो बन जाती है हेडलाइन, और अगर कोई गरीब मारा गया है जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो चीज आपकी न्यूज में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि गरीबों पर कौन ही ध्यान दे, वो तो मरते ही रहते हैं और उनके अंदर तो कोई इमोशन होता ही नहीं, वो तो बस बने ही हैं निचोड़े जाने के लिए और बस आपकी सेवा करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके घर 30-30 साल सेवा करने के बाद भी अगर उनसे थोड़ी सी पैसों की डिमांड कर ली जाए तो वो तक भी हमें मरने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ वो बहुत सारी मीडिया के राज खोल देता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे भी रिलेटेबल है। और यहाँ पर वो गवर्नमेंट को भी काफी खरी खोटी सुनाता है। वो उन्हें समझाते हुए भी कहता है कि अमीर और गरीब में कोई भी अंतर नहीं होता, खून उनके भी दौड़ रहा है, खून उनके भी दौड़ रहा है, बस अंतर है तो सिर्फ एक छोटी सी चीज का, वो है पैसा। और पैसा किसी का नहीं है, आज कोई अमीर है तो कल कोई अमीर बन सकता है। और वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि अगर बस हम अमीर 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 पैसा 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 ही देखते चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इंसानियत बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। हमें इंसानों पर फोकस करना चाहिए, इंसानियत पर फोकस करना चाहिए, ना कि अमीर और गरीब पर। उसके इतना समझाने के बावजूद भी वो जो एंकर होता है वो उससे ये कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे देखने का नजरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम लोग तो सभी को बराबर वैल्यू देते हैं। अब ये बात सुनकर के ऑथर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो खुद फील कर रहा था, क्योंकि ये सब चीजें उस पर खुद बीत रही थी और वो अपनी उसी गन से उसे भी लाइव शो में शूट कर देता है। ये देख करके आसपास के लोग बहुत ज्यादा डर गए और जो कोई भी क्रू होता है वो सब वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो वो ऑथर को अरेस्ट करके जेल में ले जा रही थी। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ऑथर को इस चीज का बिल्कुल भी गम नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। और यहीं पर रास्ते में वो कई सारे लोगों को जोकर मास्क पहने हुए उसका सपोर्ट करते हुए देखता है, जो कि सभी लोअर क्लास के लोग थे और वो ऑथर को अपना आइडल मान रहे थे, जिस वजह से वो ऑथर को कोई भी सजा नहीं देना चाहते और वो एक एम्बुलेंस की हेल्प से पुलिस की कार को पलटा देते हैं, जिस वजह से ऑथर को भी थोड़ी चोट लग जाती है। पर वो लोग किसी तरह से ऑथर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर ऑथर उसी कार के ऊपर चढ़कर देखता है कि आज उसके कितने सारे सपोर्टर हैं, जो कि सब लोग उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ऑथर को लाइफ में पहली बार प्राउड फील हो रहा था कि आज लोग उसकी इतनी सराहना कर रहे हैं, जिसके लिए वो पूरे जीवन तरसता रहा, रोता रहा, परेशान होता रहा, मेहनत करता रहा, पर कभी भी किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। पर आज इतने सारे लोग उसके साथ में हैं, उसे बचाने के लिए, उसे डिफेंड करने के लिए खड़े हैं और ये चीज उसे रोते रोते भी हंसने पर मजबूर कर देती है, जिस वजह से हम देख पाते हैं जिस चोट की वजह से उसे खून निकल रहा था, वो उस खून की हेल्प से ही अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल बनाता है। और दोस्तों यही है वो दूसरा सीन जो मुझे मूवी का सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका एक सेकंड पार्ट भी है, अगर आप चाहो तो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लो। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।